Hello students, so in this video I'm going to talk about second chapter of your Flamingo book which is Lost Spring and this one has been written by Anish Jung। आज इसी चैप्टर की समरी और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट्स मैं इस टॉपिक में कवर करूंगा। एंड दिस चैप्टर हैज टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज एंड सेकंड पार्ट इज आई वांट टू डाई। तो दोनों चैप्टर्स को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट विदाउट एनी डिले। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट जो स्टोरी है वो स्टोरी है एक बच्चे की साहिब की, जो कि क्या है एक रैक पिकर। रैक पिकर बेसिकली किनको बोलते हैं, जो आपने अपने मार्केट में देखा होगा आसपास कई सारे बच्चे होते हैं जो कचड़ों को गुना करते हैं, उन्हें रैक पिकर्स बोलते हैं। सो साहिब बेसिकली क्या एक रैक पिकर है, एक जंक डीलर बेसिकली आप बोल सकते हैं। वो क्या करता है, जो भी कबाड़ जो भी गार्बेज होता है वहां से कचड़ों को गुना करता है। नाउ सो एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह द ऑथर मीट साहिब। हर सुबह ऑथर यानी अनीश जंग की मुलाकात किससे होती है, साहिब से होती है, उस रैक पिकर लड़के से होती है। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों से होती है। स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ हर नेबर। जो अनीश जंग की पड़ोस में बगल में आसपास जो भी डंप्स जो भी गार्बेज का जो ढेर होता है उसमें वो क्या देखती, कई सारे लड़के हैं वो क्या आते हैं, गोल्ड की तलाश में आते हैं। वो स्काउंज करते ढूंढते हैं क्या, गोल्ड। कौन, साहिब और उसके दोस्त। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड का मतलब बिल्कुल वो गोल्ड नहीं बेटा जो आप समझ रहे हैं। कचरे में कभी भी कोई गोल्ड फेंकता नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअल में है क्या कि वो जो कचरा है यहाँ पे कंपैरिजन किया, जैसे कि जो इंपॉर्टेंस किसी रिच पर्सन के लिए गोल्ड की होती है, डायमंड्स की होती है, तो वही इंपॉर्टेंस उस बच्चे के लिए, साहिब के लिए क्या है, वो गोल्ड कचरा उसके लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है। तो यहाँ पे ये इसका सिंबॉलिक मीनिंग है। यहाँ पे गोल्ड किसी सोने की बात है, क्योंकि वो सोने की तलाश नहीं कर रहे हैं। ओके, सो साहिब एंड हिज फैमिली हेल फ्रॉम बांग्लादेश। सो राइटर आगे आपको क्या बता रहे हैं कि एक्चुअल में जो साहिब है उसकी फैमिली वो कहाँ के हैं, वास्तव में बांग्लादेश के हैं। बट दे हैव लेफ्ट देयर होम, लेकिन उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा फॉर अ लॉन्ग टाइम, एगो बहुत लंबे समय। यहीं से आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बन जाता है कि किस वजह से उन्हें अपना नेटिव प्लेस साहिब को बांग्लादेश छोड़कर के आना पड़ा। तो यहाँ पे ये आंसर है, क्योंकि स्टॉर्म वॉज्ड अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। क्योंकि वहां पे स्टॉर्म ने, आंधी ने क्या किया, उनके घर को और उनके खेतों को क्या कर दिया, वो वॉश्ड अपने साथ बहा ले गया। एंड रिड्यूसिंग देम टू अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, उनको किसमें धकेल दिया, एक गरीबी के रेखा में ढकेल दिया। एंड विच दे लेफ्ट बिहाइंड इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ बेटर लाइफ। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस अपने शहर को, उस अपने देश को छोड़ दिया, किस उम्मीद के साथ आगे उन्हें जो मिलेगा एक बेहतर लाइफ मिलेगी। बेहतर लाइफ की तलाश में उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। एंड दैट इज वाई दे केम टू दिस सिटी लुकिंग फॉर गोल्ड। इसीलिए वो इस शहर में आए किसकी तलाश में, गोल्ड। गोल्ड यहाँ पे क्या है, गोल्ड का मतलब उनका लिवलीहुड है, जीवन यापन। तो जीवन यापन के लिए वो कहाँ पे आए, वो इंडिया आ गए, भारत आ गए। कहाँ से छोड़ करके, बांग्लादेश को छोड़ करके। तो यहाँ पे आपको अपने पहले आंसर क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि साहिब और उसकी फैमिली बांग्लादेश में क्यों नहीं रह रही, वहां से यहाँ क्यों आ गई, क्योंकि स्टॉर्म ने क्या किया, उसके घर को, उसके खेतों क्या कर दिया, बहा करके ले गई। अब उनके पास कोई भी सहारा नहीं रह गया था जीवन यापन करने के लिए। तो एक बेहतर उम्मीद के साथ वो कहां पे आए, भारत देश में। किसकी तलाश में, गोल्ड, यानी कि अपने लिवलीहुड के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच शुड बी इन योर माइंड, द ऑथर आस्क्ड साहिब। अब ऑथर क्या करती है, साहिब से पूछती, व्हाई डज ही रैक पिकिंग, कि आखिर वो रैक पिकिंग क्यों करता है, कचड़ों को क्यों बुना करता है। डज नॉट गो टू स्कूल, आखिर वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो दिस, इस पर ही रिप्लाइज, वो उत्तर देता है, दैट देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, कि एक्चुअल में वो स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके आसपास पड़ोस में कोई भी स्कूल, कोई भी विद्यालय नहीं है। अब आते इस पर जोकिंगली मजाक करते हुए कहता है कि मैं क्या करूं, अगर तुम्हारे स्कूल ओपन कर दूं तब क्या तुम स्कूल जाओगे। तो सिंपली साहब रिप्लाई करता है, बिल्कुल, अगर आप स्कूल ओपन कर देंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। और यहाँ पे एक मजाक करते हुए जोकिंगली जो है, जो अनीश जंग वो क्या कर देती है, प्रॉमिस कर देती है उस बच्चे से कि हाँ ठीक है मैं आपके लिए स्कूल ओपन करूंगी। फिर क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद जो साहिब बच्चा है, आस्क इफ ऑथर हैज ओपन द स्कूल, क्या ऑथर ने उसके लिए जो प्रॉमिस किया था स्कूल खोलने का, क्या खोला कि नहीं। अब जब साहिब आता है, साहिब का ये क्वेश्चन सुनने के बाद द ऑथर इज वेरी एम्बैरेस्ड, ऑथर बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। यहां से आपको फिर एक अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मिलता है कि व्हाई ऑथर वाज एम्बैरेस्ड ऑन हियरिंग द रिप्लाई और क्वेश्चन फ्रॉम साहिब। साहिब का क्वेश्चन सुनने के बाद वो क्यों एम्बैरेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, वो एम्बैरेस इसलिए हो जाती है क्योंकि एट हैव मेड प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन टू बी फुलफिल्ड,
क्योंकि यहाँ पे ऑथर को पता था कि जो प्रॉमिस मैंने उस बच्चे से कर दिया है वो प्रॉमिस वो कभी पूरा कर नहीं सकती है। एंड नेवरदलेस शी रियलाइजेस, साथ में उसने और एक रियलाइज किया क्या, दैट सच प्रॉमिसेस आर मेड टू दीज चिल्ड्रन ऑलमोस्ट एवरी डे। और न जाने इस प्रकार कितने प्रॉमिसेस न जाने कितने लोग इन बच्चों से डेली करते होंगे। तो इसलिए यहाँ पे पोएट जो है, राइटर जो अनीश जंग है, काफी एम्बैरेस्ड फील करती कि एक ऐसा एक फेक प्रॉमिस मैंने बच्चे से कर दिया, मैंने बच्चे के मन के साथ खेला है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। दैट्स व्हाई शी वाज फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड। नाउ साहेब ए आलम, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि आखिर में जो बच्चे का नाम साहेब है उसका कंप्लीट नाम क्या है, तो उसका कंप्लीट नाम तो साहेब ए आलम। और साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बेसिकली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर सम मंथ, कुछ महीनों के बाद ऑफ नोइंग हिम, जब अनीश जंग और जो साहिब हैं काफी कैजुअल हो जाते हैं, अब अनीश जंग काफी जान चुकी होती है साहिब के बारे में। द ऑथर आस्क्ड साहिब हिज फुल नेम, ऑथर ने आखिरकार साहिब का फुल नेम पूछा और उस बच्चे ने क्या बताया कि मेरा नाम क्या है, साहिब आलम, मेरा नाम साहिब आलम। इस पे जो ऑथर है वो सरप्राइज हो जाती हैं कि शायद बच्चे को उसको पता ही नहीं उसके नाम का मतलब क्या है। उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और ये बहुत आयरनी है, इसमें आयरनी क्या है कि शायद जब वो बच्चा है उसको वो ऑथर क्या महसूस करती है कि शी फील्स, उन्हें लगता है दैट साहिब वुड नॉट बिलीव, साहिब इस बात पे विश्वास ही नहीं करेगा व्हाट हिज नेम मीन्स, उसके नाम का मतलब क्या, उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, वो क्या यूनिवर्स का भगवान है, उसके शब्द का ये मतलब, उसके नाम का ये मतलब है। लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहा है, वो रैग पिकिंग कर रहा है। अनअवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम, वो क्या है, अपने नाम के मतलब से अनअवेयर है। साहब रोम्स, साहब भटकता है विद हिज गैंग, अपने ग्रुप के साथ, बेयर फुट, नंगे पांव ऑन द स्ट्रीट, गलियों में। क्यों, क्योंकि उसे अपने नाम का मतलब नाउ सॉरी। द ऑथर क्यूरियसली आस्क्स, अब ऑथर यहां पे एक्साइटेड होकर के पूछता है व्हाई दे डोंट वियर स्लीपर्स। जब ऑथर ने यहां पे रियलाइज किया जा रही वो स्लीपर्स नहीं पहनते हैं, तो ऑथर ने फिर पूछ लिया कि आखिर बेटा आप लोग जो है क्यों नहीं पहनते, आप स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते। तो यहाँ पे व्हाट रीजंस, व्हाट रिप्लाई दे हैव गिवन, यहां से फिर साहब से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट द रिप्लाई साहब हैज गिवन ऑन क्वेश्चन ऑफ ऑथर दैट व्हाई दे डोंट वियर स्लीपर्स। तो यहाँ पे एक ने क्या उत्तर दिया, वंस रिप्लाइज, एक बच्चा उत्तर देता है दैट हिज मदर डज नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, क्या रे मेरी माँ क्या नहीं करती है, अलमीरा से मेरे स्लीपर्स को उतारती ही नहीं है। यहां से आप समझ सकते हैं उस बच्चे ने केवल बहाना बनाया। एंड अनदर सेज, वहीं दूसरा बच्चा बोलता है ही वांट शूज, एक्चुअली मैं स्लीपर स्लीप नहीं पहनता हूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए, शूज चाहिए। एंड मूविंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रंस वॉकिंग बेयरफुट, और जब उस सिटीज में वो अपनी जब कभी भी जहां की भी जाती तो ऑथर ने क्या रियलाइज किया, ऐसे एक ही नहीं न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रोफेशन में हैं और कैसे टहलते हैं, वॉकिंग बेयरफुट, वो नंगे पांव ही टहलते हैं। वन ऑफ एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज अ ट्रेडिशन, और फिर एक एक्सप्लेनेशन निकल करके ये आता है कि वास्तव में ये जो बच्चे हैं इनके लिए क्या बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुका है क्या, एंड नॉट अ लैक ऑफ मनी, शायद ये पैसे की कमी नहीं हो सकता, इनके पैसे हैं शायद अफोर्ड कर भी पाए स्लीपर्स, लेकिन क्या इनका बन चुका है, ये ट्रेडिशन, इनकी आदत बन चुकी है, नंगे पांव चलने में बिल्कुल भी एम्बैरेसमेंट नहीं लगता है, दे डोंट फील अनकंफर्टेबल। नाउ अनीस वंडर्स, अनीस जंग काफी सरप्राइज होती है इफ दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन एंड परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि जो एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया गया ये क्या है, एक ट्रेडिशन बन चुका है, कहीं ये कोई क्या है, एक एक्सक्यूज तो नहीं है, एक केवल रीजन तो नहीं दिया जा रहा क्या करने का, एक्सप्लेन करने का, जो परपेचुअल जो क्या है फिक्स्ड, जो पॉवर्टी है, जो पॉवर्टी जो गरीबी है ना, परपेचुअल जो कंटिन्यूअस जो गरीबी चली आ रही, शायद इसको एक्सक्यूज, इसको बताने के एक बहाना तो नहीं है कि चलो इसको जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो चलो इसको हम किसको डाल दें, इसको हम कल्चर से रिलेट कर दें कि हम भाई हमारी आदत ही हो गई है नंगे पांव चलने की, जिससे कि कोई हमारा मजाक ना बनाए ना। ऑथर पेन, वैसे इस टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अगर आपको डिटेल में वीडियो को देखना है तो ऑलरेडी इसका पूरा डिटेल लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके फुटेज डाला हुआ बेटा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, जहां मैंने डिटेल में सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया डेप्थ लेवल में। नाउ चलिए समरी पे आते हैं। सो ऑथर पेन, अब ऑथर को दर्द होता है बाय द फेस दैट रैग पिकर्स आर स्टिल बेयरफुट, रैग पिकर्स अभी भी क्या है, नंगे पांव चलते हैं, समय गुजरता चला जा रहा है लेकिन उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऑथर रिमेंबर्स अ मैन ऑफ उडुपी, अब उडुपी की एक आदमी, उसकी कहानी जो है वो याद करती है यहाँ पे ऑथर, वो आप लोग से शेयर कर रही है
शेयर करते हुए क्या कह रही है, एज अ यंग बॉय, एक लड़का था जब वो यंग था, वुड पास अ टेम्पल, वो एक मंदिर से गुजरा करता था, वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट, जहां पे उसके पिताजी पुजारी थे, एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज, वो भगवान से हमेशा प्रार्थना किया करता था, हे भगवान मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। और फिर क्या हुआ, 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, द ऑथर विजिटेड हिज टाउन, जब ऑथर उसके टाउन में विजिट करने जाती हैं तो वो क्या पाती हैं कि वहां पे समय बदल चुका है, स्थितियां परिवर्तित हो चुकी हैं, यानी कि वहां पे ये बता रही है कि समय तो बदलता चला जा रहा है, बहुत लोगों के लिए स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन जो बेयर फुट जो रैग पिकर्स, इनकी स्थितियां अभी भी नहीं बदली हैं। 30 साल के बाद उस जगह पे विजिट करते हैं जहां पे वो लड़का जो क्या करता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि काश मुझे क्या मिल जाए, अ पेयर ऑफ शूज मिल जाए, और वहीं पे वो जाती है तो क्या अलग पाती है, यहां से क्वेश्चन क्या डिफरेंट उन्हें मिला, तो क्या पाती है, बिहाइंड द टेम्पल, उस टेम्पल के ठीक पीछे क्या हो चुका था, देयर वॉज अ हाउस ऑफ न्यू प्रीस्ट, नए पुजारी का घर बन चुका था, यानी कि वो डेवलप हो चुका था। एंड अनीस नोटिस, अनीस ने एक चीज और नोटिस किया, द यंग बॉय ऑफ द प्रीस्ट, और जो यानी कि जो पुराना जो पुजारी था 30 साल पहले, उसका बेटा नंगे पांव चलता था, और अब यहाँ क्या अंतर वो बता रही है कि नए पुजारी का घर भी है, और उसका जो बेटा है हु अराइव्ड पैंटिंग, जो हाँफते हुए अभी अभी आया, इस कहां से, स्कूल से आया, ही वॉज वेयरिंग शूज, उसके पैरों में जूते थे, यानी कि उसका वक्त बदल गया है। द राइटर वॉज रिमाइंडेड ऑफ द बॉय, तभी राइटर को याद आती है किसी की, हु प्रेड दैट शी वुड नेवर लॉस हिज शूज, कि भगवान कभी उसके जूते ना खोए, एंड क्या हुआ, द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उस बच्चे की प्रार्थना सुन ली, और आज क्या हुआ, समय बदल गया है, वहां पे एक बच्चा है जिसके पैरों में जूते हैं। As most of the young boys there now has shoes to wear, और लगभग कई सारे ऐसे बच्चे जिनके पास आज भी शूज पहनने के लिए हो चुके हुए अफोर्ड कर सकते हैं। 30 सालों में काफी ज्यादा उनके लाइफ स्टाइल में, उनके जनरेशन में बदलाव आया, बट एज अगेंस्ट, यहाँ पे कहना क्या चाह रही है, दिस द रैग पिकर्स इन दिस ऑथर्स नेबर्स स्टिल रिमेन बेयरफुट, लेकिन वो बेयरफुट, वो रैग पिकर्स जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, मेरे पास में रहते हैं, वो आज भी क्या है, आज भी नंगे पांव ही हैं, आज भी उनके पैरों में जूते नहीं हैं। ये बात जो अनीश जंग उनको बहुत ज्यादा खलती है, बहुत ज्यादा उन्हें दुख होता है। नाउ गार्बेज इज गोल्ड, तो वो ये जो लोग उनके लिए जो गार्बेज है गोल्ड है, गोल्ड का मतलब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, गोल्ड इसलिए, यानी गोल्ड जितना इंपॉर्टेंट एक आम लोगों के लिए होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट वो गार्बेज जिसको हम कचरा मानते हैं, वो कचरा किसी के लिए क्या है, ये गोल्ड एक सोने के तरीके, क्यों, क्योंकि वो उनके सर्वाइवल का मीडियम है। So now the author acquaintance with the barefoot rag pickers take her to सीमापुरी। अब धीरे धीरे अनीश जंग की पहचान उन बच्चों से बढ़ती जाती है, आखिरकार वो कहां पहुंच जाती है, सीमापुरी। सीमापुरी कौन सी जगह, सीमापुरी वही जगह है जहां पे बच्चे रहते हैं, यानी कि थोड़ी सी और इंक्वायरी करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए अब अनीश जंग कहां पहुंच जाती है, साहिब जहां रहता है उस एरिया पहुंच जाती है, वहां के बारे में डिटेल्स देखती है और वो यहाँ पे शेयर कर रही है। वो क्या बताती है, जो सीमापुरी जहां पे इज अ प्लेस ऑफ द फेरी ऑफ दिल्ली, एक्चुअल में क्या है, दिल्ली का बिल्कुल क्या है, बॉर्डर, दिल्ली एक ऐसा शहर जो बहुत डेवलप्ड है, जो क्या है, हमारे कंट्री इंडिया का सेंट्रल है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट्स मेटाफोरिकली, इसका मतलब समझिए कि दिल्ली जहां पे एक तरफ बहुत डेवलप्ड है, वहीं पे जो ये एरिया है, जो वहीं पे कौन, दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे जो सीमापुरी है, सीमापुरी जो है दिल्ली जिस चीज के लिए फेमस है अपने डेवलपमेंट के लिए, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी वहां पे कोई भी विकास नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेटाफोरिकली क्या है, अगेंस्ट, माइल्स अवे, वो विकास जो दिल्ली में दिखता है, जो चीजें दिल्ली में दिखती हैं वो वहां पे बिल्कुल नहीं दिखती हैं। क्यों नहीं, अब यहाँ पे अंतर बताया जा रहा है। द प्लेस इज होम ऑफ 10,000 शूलेस रैग पिकर्स लाइक साहब, क्योंकि वो जगह है लगभग 10,000 साहिब जैसे जो रैग पिकर्स हैं, उनका वो क्या है, जगह है, रहने की जगह है। एंड दे आर ऑल बांग्लादेशी रिफ्यूजी, और वो लगभग जितने सब हैं, सब क्या है, वो बांग्लादेशी रिफ्यूजी, वो बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं और रह रहे हैं। हु केम हियर बैक इन 1971, जो कहाँ पे कब आए हैं, 1971 में यहाँ पे आए हैं। दे लिव्ड इन वेरी पुअर कंडीशन, और बहुत बुरी कंडीशन वो लोग यहाँ पे रहते हैं। इन द मड स्ट्रक्चर, मतलब कच्चे मकानों में, विद रूफ्स, जहाँ पे जो छत है वो किसके हैं, टिन के हैं, या फिर टेरापोलिन, यानी जो पॉलीथीन पन्नियों के होते हैं उसकी छत बनाकर के बेचारे वहां पे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। यानी कि इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो दिल्ली की लाइफ स्टाइल से बिल्कुल क्या है, अलग है। दिल्ली जिस चीज के लिए फेमस है उससे बिल्कुल क्या है, अगेंस्ट है। कौन, इन लोग का एरिया, इन सीमापुरी, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, वो क्या है, मेटाफोरिकली बिल्कुल क्या है, अगेंस्ट है, माइल्स अवे, उससे बहुत दूर है। बहुत ज्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा दिल्ली की कल्चर में, दिल्ली का जो नेचुरल है, जो एटमॉस्फेयर है, और यहाँ के एटमॉस्फेयर में। आगे अब क्या वो बता रही है, द प्लेस में जो प्लेस हैज नो रनिंग वाटर फैसिलिटी, यानी वहां पे नालियों को कोई बंदोबस्त नहीं, पानी वहां पे एक जगह क्या हो रहा है,
कलेक्ट हो जाता है, एंड नो ड्रेनेज, किसी भी प्रकार की ड्रेनेज की व्यवस्था भी वहां पे नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड, बहुत ही ज्यादा गंदगी से भरा हुआ वो एरिया है। द रैग पिकर्स हैव लिव्ड हियर फ्रॉम द पास्ट 30 ईयर्स। तो वो रैग पिकर्स बेचारे यहाँ पिछले 30 सालों से इसी स्थिति के साथ, इसी सिचुएशन के साथ, इसी एटमॉस्फेयर के साथ रहते हैं। सम इवन मोर विदाउट आइडेंटिटी, कुछ तो ऐसे हैं जो क्या है शायद और भी ज्यादा सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, और विदाउट आइडेंटिटी, उनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं, कोई भी पहचान नहीं। येट इसके बावजूद दे हैव वैलिड राशन कार्ड। इन सबसे यहाँ पे एक अलग बात, यहाँ पे अब अनिश जंग क्या करेंगे, लेकिन एक जो यूनिक चीज देखने को मिली, उनके पास उनकी आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात वहां देखने को ये मिली कि उन सभी का राशन कार्ड था। सिंपली राशन कार्ड यहाँ पे क्यों है, यानी जो पॉलिटिशियंस है वो उनका मिसयूज करते हैं, वो उनका वोट पाने के लिए उन्हें राशन कार्ड प्रोवाइड करते हैं। और खैर उनको भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राशन कार्ड की बदौलत उन्हें क्या मिल जाता है, उन्हें भरपेट अपना पेट को भरने के लिए उन्हें कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाती है। नथिंग हैविंग एन आइडेंटिटी डज नॉट बोदर, उनकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, इस बात से वो परेशान भी नहीं, ये बात उन्हें परेशान भी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा कि व्हाई आइडेंटिटी डजंट मैटर और डजंट बोदर टू ऑल दोज। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इफ एट द एंड, क्योंकि इफ एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट स्लीप विद एम्प्टी स्टमक, कि अगर दिन के अंत में अगर उन्हें अपने भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा है, देन दे प्रीफर टू लिव हियर रादर देन इन द फील्ड एट होम, तो बेहतर होगा वो कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, उस फील्ड में, यानी सीमापुरी के जो फील्ड है वहां पे रहना पसंद करेंगे, किसके बजाय अपने घर बांग्लादेश का जो उनका घर है वहां पे रहने के बजाय, जहां उन्हें भूखे पेटों रहना पड़ता था, उसके बजाय खुला जो मैदान है वहां पे वो रहना पसंद करेंगे, बिना आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी के साथ, पहचान के साथ अपने देश बांग्लादेश में रहने के बजाय, जहां उन्हें भूखे पेट रहना पड़ता था, वहां पर जहां उनका पेट भर जाता है, जहां रात को उन्हें भूखे सोना नहीं पड़ता है, वहां पर खुले फील्ड में सोना उन्हें बेहतर लगता है। विच गिव देम नो ग्रेन, वो जगह जो उन्हें भोजन नहीं देती, कौन सी जगह, बांग्लादेश, जहां पे घर है, पहचान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां पे ग्रेन नहीं है, भोजन नहीं है, आय का साधन नहीं है। तो उस जगह में रहने के बजाय वो किस चीज को प्रीफर करेंगे, वो जगह जहां पे उनका पेट एट द एंड ऑफ द डे भर जाता है, भले वहां पहचान हो चाहे ना, वो चीज उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती, इसलिए उनकी यहाँ पहचान नहीं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। नाउ दे who once lived in the beautiful land of green fields and rivers, वो लोग जो कभी कहाँ रहते थे, एक बहुत सुंदर सी फील्ड में रहते थे जो बिल्कुल हरा भरा था, और जहां पे नदियां बहा करती थी, यानी शुद्ध पानी था। अब तो वहां पे क्या है, पानी एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है, कोई भी ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। आर नाउ कॉम्पेल्ड, वो मजबूर है टू पिच देयर टेंट, कि अपना वो टेंट क्या करें, लगाएं, वेयर दे फाइंड फूड, जहां पे अपना भोजन प्राप्त कर ले, जहां उन्हें भोजन मिल जाता है। तो वो सुंदर जो दुनिया है, सुंदर जो हरा भरा मैदान है, जहां नदियां बहती, जहां शुद्ध पानी था, वहां चूंकि भोजन नहीं था, भरपेट वो अपने पेट को पाल नहीं पा रहे थे, दैट्स वाई अब वो कहाँ है, मजबूर है वहां पे जहां पे कम से कम उन्हें भोजन की व्यवस्था, जहां उन्हें भोजन मिल जाता है। एंड चिल्ड्रंस आर बोर्न इन देम, और इसी एटमॉस्फेयर में बच्चे भी पैदा होते होंगे, एंड बिकम्स पार्टनर इन सर्वाइवल, और उनके सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं। यहां से एक जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से बेटा सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द यंग वंस, जो बड़े लोग हैं उनके लिए सर्वाइवल का क्या मतलब है, और जो बच्चे हैं उनके लिए सर्वाइवल क्या मतलब, यहां से क्वेश्चन निकल कर क्या आता है। जरा इसका आंसर आप लोग ध्यान सुनिएगा, इसका आंसर क्या होगा, एंड सर्वाइवल, जो सर्वाइवल है इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, यहाँ पे सर्वाइवल का मतलब क्या है, रैग पिकिंग करना, पहली बात ये आप जान लीजिए। और यहाँ पे ओवर द ईयर्स, सालों से रैग पिकिंग हैज बीन बिकम एन आर्ट, अब इन लोगों के लिए रैग पिकिंग क्या बन चुकी है, एक कला बन चुकी है। गार्बेज इज गोल्ड, आपके लिए जो चीज कचरा होगी उन लोगों के लिए वो की जो गार्बेज है वो क्या है, गोल्ड है। टू दीज रैग पिकर्स, इन रैग पिकर्स के लिए ये जो गार्बेज है गोल्ड की तरीके है, एंड इट इज देयर ओनली सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ इनकम, इनका क्या है, ये सपोर्ट और एक इनकम का एक माध्यम भी है। And साहब tells the author that sometimes he find a rupee, और साहब ये भी बताते कभी कभी जिस कचरे में हमें क्या मिल जाता है, 1 रुपए मिल जाता है, इवन 10 रुपीज, कभी कभी 10 रुपए भी मिल जाते हैं। हमें कहने का मतलब ये है कि जब कचरा वो ढूंढते हैं उसमें 10 रुपए नहीं मिलते, 1 रुपए नहीं मिलते, बल्कि कहने का मतलब ये जो कचरा मिलता है उसको सेल आउट करने के बाद, बेचने के बाद कभी कभी उनको 1 रुपया भी मिलता है, और कभी कभी जब ज्यादा अच्छे कचरे मिल जाते हैं तो उन्हें उससे 10 रुपए भी मिल जाता है। खैर अभी यहाँ पे बात ये हुई, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन शेयर किया कि जो बड़े लोग थे उनके लिए सर्वाइवल क्या मतलब था, और जो बच्चे थे उनके लिए सर्वाइवल क्या मतलब था, उन दोनों को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नाउ अनीस रियलाइजेस दैट गार्बेज होल्ड्स डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। अब यहाँ पे जो अनीस जंगू क्या चीज रियलाइज करती है कि वास्तव में जो रैग पिकिंग है,
जो गार्बेज है, जो कचरा है, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए उसका मतलब बिल्कुल अलग अलग है। फॉर पेरेंट्स, बच्चों के लिए उस कचरे का क्या मतलब था? इट इज द सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड, कि कचरा जो है उनके जीवन यापन करने क्या था? एक साधन था। हमें अगर बच्चों की बात करें, प्रोवाइडिंग देम विद फूड, जो उन्हें भोजन देता है और शेल्टर देता है। ये किसकी बात हो रही? पेरेंट्स की बात हो रही है। एंड फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर्स, ये जो कचरा है किससे भरा हुआ है? वंडर, सरप्राइज से भरा हुआ है। अगले जो उन्हें किस प्रकार क्या मिलेगा? कचरा मिलेगा, उससे कितनी अर्निंग होने वाली है। यानी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ लोग क्या क्या करते थे? कचरे को ढूंढा करते थे। कौन? बच्चे लोग। नाउ लॉस्ट स्प्रिंग, वो क्या है? वो जो ब्यूटी उनकी लाइफ में नहीं रहेगी, वो बचपना उनका जो खत्म हो गया है। तो वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह की बात हो रही है। द ऑथर सीज साहेब आउटसाइड द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अब जो वो बच्चे हैं जिनके खेलने कूदने की उम्र होती है, जिनके स्वप्न होते हैं, जिन्हें आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वहीं अब बच्चों को देखिए जो उनकी स्प्रिंग है, जो ब्यूटी वो खत्म हो चुकी है, उनकी आंखों में वो चमक नहीं है। तो एक दिन हुआ क्या? एक ठंड का मौसम था और अनीस जंग ने क्या देखा कि साहिब जो है कहाँ पे? एक मैदान था, एक क्लब था जो है, उसके बाहर वो एक फेंस, एक दीवार, उसकी गेट के पास वो खड़ा हुआ था। एक्चुअली व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज वाचिंग गेम ऑफ टेनिस। उस मैदान के बाहर वो खड़े होकर के क्या देख रहा था? गेट के पास खड़े होकर के वो टेनिस का मैच देख रहा था। एंड साहिब सीम्स टू बी फैसिनेटेड बाय द गेम, और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो जो गेम है, वो गेम साहिब को बहुत अच्छा लग रहा था। शायद साहिब के मन में भी लालसा थी कि वो भी इस गेम को खेले, बट नहीं, उसके लाइफ में उसके किस्मत ये सब चीजें नहीं थी। एंड ही टेल्स द ऑथर, अब वो साहिब ऑथर को बताता है दैट समटाइम्स द गार्ड लेट हिम इन, कि शायद कभी न कभी वो जो गार्ड है, जो चौकीदार है, वो उसे भी अंदर जाने देगा। एंड देन ही कैन राइड द स्विंग, और फिर अंदर जो झूले लगे हुए हैं उससे वो जाएगा और वो भी क्या करेगा? अंदर झूलेगा। द ऑथर नोटिस दैट साहिब इज वेयरिंग टेनिस शूज, और तभी जो है ऑथर ने एक चीज और नोटिस किया कि जो साहिब है वो क्या पहना हुआ है? टेनिस के जूते भी पहना हुआ है। तो क्या टेनिस के जूते उसने कहीं से खरीदे? देखते हैं। साहिब टेल्स हर दैट, साहिब बताता है कि समवन गेव देम टू हिम, कि वो जूते उसने खरीदे नहीं है, किसी ने उसको वो जूते दिए हैं। और उस जूते की खासियत देखिए और क्या थी? द फैक्ट दैट सम रिच बॉय डिस्कार्टेड द शूज, एक्चुअल में वो जो जूते हैं वो किसी ने दिए नहीं थे, बल्कि किसी रिच बॉय ने क्या किया था? उन जूतों को क्या कर दिया था? पहनने से डिस्कार्ड कर दिया, कि हटा दिया था। वो उसके लिए क्या हो गया था? बेकार हो गया था। क्यों बेकार हो गया था? बिकॉज देयर वर होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि दोनों जूते में से एक जूते में क्या था? होल हो गया था। इसलिए किसी रिच बॉय ने क्या किया था? उसको डिस्कार्ड कर दिया था, उसको पहनना बंद कर दिया था। एंड नॉट बोदर हिम, बट वो जो होल था, एक जूते में जो छेद था, इससे साहिब को कोई परेशानी नहीं थी। क्योंकि फॉर साहिब, क्योंकि साहिब के लिए who walked his whole life barefoot, जो अपनी पूरी जिंदगी नंगे पांव जिसने लगभग निकाल दी, जो ऑलवेज नंगे पांव रहता है, इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। उस फटे हुए वो छेद वाले जूते को ही पा जाना उसके लिए क्या था? एक ड्रीम, एक स्वप्न जैसा सच हो जाने के बराबर था। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, इसको ध्यान सुनिएगा। अभी तक साहिब क्या था? अपने खुद का मालिक था, अपना बोरिया उठाता था और रैक पिकिंग के लिए निकल पड़ता था, कोई उसका मालिक नहीं था। अपने हिसाब से, अपने अंदाज में, अपने नेचर के हिसाब से वो काम करता था। फिर एक दिन क्या चेंज आया? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट चेंज वन डे ऑथर ऑब्जर्व इन साहिब। तो वन मॉर्निंग, एक दिन फिर अचानक अनीस जंग ने क्या रियलाइज किया? द ऑथर सी साहिब ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, कि एक दिन साहिब जो है कहाँ जा रहा था? मिल्क बूथ के रास्ते में, जिधर मतलब जो मिल्क मिलता है उधर जा रहा था। एंड ही इज कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर, और आज साहिब के हाथ में बोरी होने की बजाय, सैक होने की बजाय, आज उसने देखा क्या? उसके हाथों में एक स्टील का कैनिस्टर था, एक स्टील का डब्बा था। और जब उसने इंक्वायरी किया तो वो बताता है, इन्फॉर्म द ऑथर दैट नाउ ही वर्क्स टी स्टॉल, क्या वो एक टी स्टॉल में, ये मतलब एक दुकान है टी की, चाय की, वहां पे वो काम करता है और उसे डेली के 800 रुपए मिलते हैं और साथ साथ उसको भोजन भी दिया जाता है। बट लेकिन द ऑथर फील्स दैट साहिब इज नॉट हैप्पी, लेकिन यहाँ पे ऑथर ने क्या रियलाइज किया? जितना खुश वो रैक पिकिंग वाले अपने जॉब में था, क्योंकि वहां पे वो खुद का मालिक था, अब साहिब उतना खुश नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो अपने लिए काम नहीं करता, वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा था। हिज फेस हैज लॉस्ट इट्स केयर फ्री लुक, जो उसका निराला अंदाज था, वो निराला अंदाज अब उसके चेहरे पे नहीं दिखाई दे रहा था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, वो स्टील कैनिस्टर उसको काफी ज्यादा भारी लग रहा था देन द प्लास्टिक बैग। कैसा लग रहा था? वो प्लास्टिक बैग उसके लिए हल्का था और कैनिस्टर बैग, जो कैनिस्टर जो डब्बा है स्टील का, वो उसे भारी लग रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे जिम्मेदारी आ चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है, और उस डब्बे का वो मालिक खुद नहीं है, उस डब्बे का मालिक कोई और है।
द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग उसका था, बट द कैनिस्टर वॉज बिलोंग द ओनर ऑफ द टी स्टॉल, लेकिन जो डब्बा है वो किसका है, उस दुकानदार जो टी स्टॉल है उसके मालिक का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज मास्टर, अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं हो गया था। खैर अब यहां चलते हम लोग अपने सेकंड पार्ट में। आई वॉन्ट टू ड्राइव कार। कई बार दोनों पार्ट के बीच में बेटा कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। ये देखने को मिलेगा यहाँ पे जो हम अब कहानी पढ़ेंगे वो होगी मुकेश की। मुकेश एक लड़का है जो मालिक बनना चाहता है, वहीं साहिब एक ऐसा लड़का था जो पहले मालिक था बट बाद में क्या हो जाता है, किसी और के अंडर में काम करना शुरू कर देता है। वहीं जो मुकेश है जिसकी कहानी हम लोग जानेंगे, दोनों कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है कि मुकेश मालिक बनना चाहता है, वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता है। दोनों स्टूडेंट जो कंपेरिजन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में आया करते, तो इसको प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब अनीशा की मुलाकात एक और लड़के से होती जिसका नाम क्या था, मुकेश था। और मुकेश क्या करना चाहता था, खुद का मालिक बनना चाहता था। कैसे मालिक बनना चाहता है, स्टार्ट करती है। तो हियर बिगिंस द सेकंड स्टोरी। अब यहाँ पे कहानी दूसरी स्टार्ट होती है इन फिरोजाबाद। ये कहानी किसकी है, फिरोजाबाद की है। द ऑथर मीट्स मुकेश। ऑथर की मुलाकात मुकेश से होती है जो क्या करता है, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। जो इंसिस्ट करता है वो क्या करना चाहता है, खुद का मालिक बनना चाहता है। वो अपनी इच्छा विश जाहिर करता है टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुझे क्या बनना है, एक मोटर मैकेनिक बनना है। अनीश उससे पूछता है इफ ही नोज एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या ठीक है तुम्हें मोटर मैकेनिक तो बनना है बट क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है। मुकेश उत्तर देता है दैट ही वांट्स टू लर्न टू ड्राइव कार, कि मुझे क्या करना है, सीखना है कार को ड्राइव करना, यानी कि खुद का मालिक बनना चाहता है। मुकेश wants to be his own master. So the author feels that his dream is like marriage amidst of dusty street of फिरोजाबाद। अब यहाँ पे जो राइटर हैं, जो अनीश जंग, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल हट करके कौन प्लान कर रहा है, ड्रीम कर रहा है, स्वप्न देख रहा है, किस जो है मुकेश, वो बिल्कुल हट करके वो जो डस्टी धूल से भरी हुई जो क्या है वो गलियां हैं, उन गलियों में जो मुकेश है, मुकेश का बिल्कुल सब अलग है। एंड एवरी सेकेंड फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। क्यों, क्योंकि फिरोजाबाद में हर एक दूसरा परिवार किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, बैंगिंग मेकिंग, यानी बैंगल मेकिंग में, यानी कि वहां की जो फैमिलीज हैं किस प्रोफेशन को ऑक्यूपाई करते हैं, बैंगल मेकिंग को। फिरोजाबाद इज अ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री। अब यहाँ फिरोजाबाद के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता रही है। फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है जो क्या है, ग्लास फैक्ट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के नाम से वो जानी जाती है। वेयर, जहां पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कई सारी पीढ़ियां हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस बिजनेस। कई सारी पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन, अपनी कई सारी पीढ़ियां किसमें निकाल दी है, बैंगल मेकिंग में, चूड़ियां बनाने में निकाल दी है। अब अनदर एनकाउंटर विद पॉवर्टी। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक और आप सीन देखेंगे जो किसका शिकार हुई है, पॉवर्टी, गरीबी का शिकार हुई है। The people of फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के जो लोग हैं, इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री विदाउट नोइंग दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस। अब वहां के जो लोग हैं वो बिना नियम कानून को जाने अपने बच्चों को सीधा कहां भेज देते हैं, बैंगल मेकिंग जो फैक्ट्रीज है वहां पे काम करने के लिए भेज देते हैं। वो बिल्कुल अवेयर नहीं है कि बच्चों को जो है बाल श्रम नहीं करना चाहिए, उन्हें फैक्ट्री में भेजना नहीं चाहिए। और वहां जो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। वहां जो डिंगी सेल्स होती है, जो पतली पतली की भट्टियां होती हैं विदाउट एयर, जहां पे ना तो एयर होती ना तो लाइट होती है, ऐसे जगहों में वो बच्चे जिन्हें आजादी से जीना चाहिए, जिन्हें एक पढ़ाई करना चाहिए, जिन्हें समाज का एक एक्टिव हिस्सा बनना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, उन डिंगी सेल्स में अपने बचपन को गुजार रहे हैं। इफ द लॉफुल इज इन्फोर्स्ड, खैर अगर वहां पे कानून को लगा दिया जाए, कानून को फॉलो करा दी जाए, लगभग वहां से कितने 20,000 चिल्ड्रन ऐसे हैं आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस। वहां की भट्टियों से लगभग 20,000 बच्चे कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जो वहां की अंधेरी भट्टियों में खोई हुई हैं। Where they work day and night, जहां पे दिन रात काम करते हैं, often losing the brightness of their eyes। और कभी कभी तो क्या होता है, वो अपनी आंखों की रोशनी भी उसमें काम करते करते गुम करा देते हैं, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। मुकेश, उन्हीं में से एक लड़का कौन है, मुकेश है। जहां पे सारे बच्चे एक तरफ कहाँ जाती, फैमिलीज कहाँ सॉरी जहां सारी फैमिलीज अपने बच्चों को कहाँ भेजती है, फर्नेस भट्टियों में काम करने के लिए भेजती है। वहीं जो मुकेश है वो क्या करें, प्राउडली अनाउंस, काफी प्राउडली कॉन्फिडेंस के साथ क्या कहता है, दैट हिज हाउस इज बीइंग बिल्ट, रिबिल्ट, उसका घर दोबारा बन रहा है। एंड वॉलंटियर्स में ले जाता है, गाइड करता है टू टेक द ऑथर होम, और अपने वो ऑथर को यानी अनीश जंग को कहाँ ले जाता है, घर दिखाने के लिए ले जाता है। अब वो दोनों चल पड़ते हैं। दे वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, जब वहां से वो लोग गुजरते हैं तो यहाँ पे नरेटर आपको क्या बता रही, वो जो गलियां थी बहुत स्टिंकिंग, बहुत ज्यादा वहां से स्मेल्स आ रही थी, चोक्ड विद गार्बेज, जो कचरे से भरी हुई थी,
पास्ट हाउसेज दैट आर स्मॉल एंड डर्टी कंस्ट्रक्शन विद वुबली डोर्स। वहां पे जो मकान थे काफी कच्चे और बहुत ही गंदा कंस्ट्रक्शन वहां का हुआ था। वहां के दरवाजे काफी कमजोर थे, जहां पे विंडोज भी नहीं थी, खिड़कियां भी नहीं थी, जहां पे जो फैमिलीज है ऑफ ह्यूमन, जहां पे इंसानी परिवार और जो एनिमल्स को एग्जिस्ट साथ में रहते इन प्रिमिटिव स्टेट, उस पिछड़े हुए इलाके में वहां पे जानवर और कौन, इंसानी बच्चे, इंसानी परिवार सब एक साथ यहाँ पे रहते। यानी कहने का मतलब अनिश यहाँ पे बताने की कोशिश करें कितनी बुरी स्थिति, कितनी बदहाल स्थिति उस एरिया की है। वो एरिया भी कैसी, पॉवर्टी स्ट्राइकन है, जहां पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी गवर्नमेंट का बिल्कुल भी नजर नहीं जा रहा है। नाउ दे एंटर अ हाफ बिल्ट स्ट्रैक। अब वो क्या करते हैं, एक जो आधा जो बना हुआ जो घर होता है वहां से निकलते हैं। वन पार्ट ऑफ विच इज थैच्ड विद द डेड ग्रास। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो घर पहुंचते, घर का जो एरिया है कैसा, वहां पे मुकेश मोगे से का एक जो एरिया है, एक घर का क्या है, वो किससे भरा हुआ, डेड ग्रास, यानी कि वहां पैरा वगैरह, सूखी घास वगैरह रखी हुई है। वेयर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो जब राइटर पहुंच जाए जंग, तो मुकेश का जो घर है, घर का व्यू कैसा था, बट बेटा आपको यहाँ पे बताने के लिए एग्जाम में आया करेगा, तो इसको जरा ध्यान सुनिएगा। पहले जिस क्या हाफ बिल्ट शैक, मतलब अभी भी काम प्रोग्रेस में चल रहा है। उसके एक साइड में क्या है, डेड ग्रास, सूखी हुई घास रखी हुई है। साथ में क्या है, वेयर अ फेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील। वहीं पे क्या है, एक कमजोर वुमन क्या कर रही है, वहीं पे शाम का खाना बना रही है फॉर द होल फैमिली, पूरे फैमिली के लिए। एंड शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और वो जो वुमन है वो कौन है, मुकेश की बड़े भाई की वाइफ है। दो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और वो भी ज्यादा बड़ी नहीं, यानी कि बहुत ही, यानी कि आप एक चीज और बताया जा रहा है, उसकी बहुत उम्र में, बहुत छोटी उम्र में क्या कर दी गई है, शादी कर दी गई है। बट शी हैज रिस्पेक्टेड ऑफ बहू, लेकिन उसे एक बहू का दर्जा मिल गया है। शी वेल्स विद हर फेस, उसके चेहरे पे क्या घूंघट है। व्हेन मुकेश फादर एंटर, तभी मुकेश के फादर एंटर करते हैं, और एज अ कस्टम, हिंदूज कस्टम, वो क्या करती, अपने घूंघट को नीचे कर लेती। तो ये पूरा व्यू बताया गया कहाँ का, मुकेश के घर का। फिर तभी क्या होता है, मुकेश फादर हैज ट्राइड हार्ड ऑल हिज लाइफ। मुकेश के फादर ने पूरे लाइफ अपने बहुत ही हार्ड वर्क किया, कठिन परिश्रम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कौन से काम किया, एक टेलर के रूप में वो काम करते थे, और बाद में उन्होंने किसका काम किया, बैंगल मेकिंग का भी काम उन्होंने किया। एंड स्टिल द पुअर फेलो हैज बीन अनेबल टू रेनोवेट हिज हाउस एंड सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल। लेकिन इतना कुछ मशक्कत करने के बाद भी अपने घर को वो अच्छे से रेनोवेट नहीं करा पाए, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद, और ना ही अपने दोनों बच्चों को कहां भेज पाए, स्कूल भेज पाए। All he could manage to do was to teach them. आखिरकार वो उन्हें कर क्या पाए, आखिरकार वो केवल सिखा पाता है अपने बच्चों क्या, what knows about the art of बैंगल। यानी कि मुकेश को और मुकेश के बड़े भाई को, जो उनके फादर केवल एक ही आर्ट सिखा पाते हैं कि बैंगल मेकिंग कैसे की जाती है, क्योंकि वो आर्ट मुकेश के फादर को आती थी, क्योंकि स्कूल भेजने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब क्या हुआ, मुकेश की जो ग्रैंड दादी माँ है सीन हर हस्बैंड टू गो ब्लाइंड विद डस्ट एंड फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। आगे एक इंफॉर्मेशन और अनिशन को पता चलती है कि जो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने अपने हस्बैंड को क्या देखा हुआ था कि उनके जो हस्बैंड है वो अंधे हो गए थे। कौन से काम करते हुए, इसी फैक्ट्री में जो ग्लास, जो चूड़ियां उसे पॉलिश करते हुए और उनको बनाते हुए उनकी आंख की रोशनी चली गई। यानी यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि ये काम इतना आसान नहीं है। एंड शी बिलीव्स इन द डेस्टिनी, और वो बिलीव करती है भाई हमारे डेस्टिनी में, हमारे भाग्य में यही लिखा है। यानी हम लोग किस चीज के लिए बने हैं, हम लोग बैंगल मेकिंग के लिए ही बने हैं। कैन अ गॉड गिव अ लीनिएज बी ब्रोकन, क्या जो भगवान की जो सिस्टम है क्या कभी ये ब्रोक होगा। शी इम्प्लाइज आगे कहती है बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि उनका जन्म किसमें हुआ है, बैंगल बनाने वाले के कास्ट में हुआ है। एंड दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स ऑफ ए वेरियस, उन्होंने पूरी लाइफ में केवल एक ही चीज देखी, क्या देखी, बैंगल्स एंड बैंगल्स, हर एक कलर की बैंगल्स देखी है। यानी उन्हें ये लगता है, ये यूं कहो कि उन्होंने मान ही लिया है कि उनका जन्म चूंकि बैंगल मेकर्स की फैमिली में हुआ है, तो बाय प्रोफेशन या बाय बिलीव जो भी आप मान लीजिए, वो उनका काम क्या है, केवल बैंगल्स बनाना ही है, किसी और काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुई। नाउ अब यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग क्या है, वो कौन सी चीज है जो होनी चाहिए बट यहाँ पे नहीं हुई है। इन द डार्क हटमेंट्स, जो अंधेरी जो झोपड़ियां हैं, नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ द फ्लेम्स फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जिनके बगल में लैंप जल रहा है, और उस लैंप से जो रोशनी है, जो अंधेरा वहां पे छाया हुआ है, वहां पे क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हुए अपने फादर्स एंड मदर्स के साथ में क्या करें, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल। वो जो गर्म जो ग्लास है उसको क्या करें, वो मोड़ रहे हैं, किसमें,
गोले गोले एक सर्कल में क्या बनाने के लिए, बैंगल्स, यानी कि वहां पे जो फादर मदर साथ उनके जो बच्चे हैं वो भी किस इन्वॉल्व है, बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। उन अंधेरी झोपड़ियों में वो सब इसी काम में लगे हुए हैं। उनकी जो आंखें, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, और वास्तव में उनकी आंखें जो है अंधेरे में ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकती हैं देन लाइट आउटसाइड। यानी कि हम बताया जा रहा है कि वास्तव में उनकी आंखें क्या हो चुकी हैं, उस अंधेरे में ही चीजों को देखने के लिए हैबिचुअल हो चुकी है। लाइट में अगर उन्हें ला दिया जाता है तो वास्तव में लाइट में वो कम सही देख पाते हैं। यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने काम में कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन्होंने मान ही लिया कि हमारी दुनिया यही है, इससे आगे हम जा ही नहीं सकते हैं। And they often end up losing their eyesight before they become adults। और कई बार क्या होता है, वो बच्चे बड़े होते होते उनकी आई साइट्स क्या होती है, खत्म हो जाती है, अपनी आई साइट्स को वो लॉस कर देते हैं। द ऑथर नोटिस अ यंग गर्ल, तभी ऑथर ने एक यंग गर्ल को नोटिस किया जिसका नाम क्या था, सविता था। वो अपने पिंक ड्रेस में बैठी हुई थी, किसके बगल में, एक एल्डरली वुमन, साथ उसकी ग्रैंड मदर थी, एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठी थी। हेल्पिंग इन मेकिंग बैंगल्स, वो उस औरत की मदद कर रही थी क्या बनाने में, बैंगल्स को बनाने में। And her hands move like machines, उसका हाथ ऐसे मूव कर रहा था जैसे कोई मशीन मूव कर रहा है। यानी कि उन्हें अपने काम में काफी परफेक्शन मिल चुका था, बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे वो काम में। क्यों, क्योंकि बहुत ही बचपन से, बहुत ही कम उम्र से उन्होंने अपने आप को उस काम में लगा लिया था। अनीश जंग वंडर्स, अनीश जंग खैर यहाँ पे सरप्राइज होती है। वो कहती क्या है, शी इफ शी अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स फॉर द इंडियन वुमन, कि शायद ही जो ये चूड़ियां हैं, चूड़ियों का एक इंडियन वुमन के लिए क्या पवित्रता होती है, शायद ही उसको वो जानती होगी। यहाँ पे एर्नी वो बताने की कोशिश ये करती है कि सडनली डॉन अपॉन हर, कि एक समय ऐसा आएगा, क्या होगा, शी विल ऑल्सो बिकम ब्राइड, वो जो लड़की बैठी है बगल में जो अभी चूड़ियां बना रही है, जिसको अभी नहीं पता कि वो चूड़ियों की इंपॉर्टेंस क्या है, कितना पवित्र है, वो एक दिन वो भी क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। किसके तरीके, उसी औरत की तरीके जो उसके बगल में बैठी हुई है, उसी तरीके वो भी क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। तब जाकर के चूड़ियों की जो पवित्रता है उसको वो समझेगी। इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, अब देखने में यहाँ की वो ट्रेंड ऑफ जॉय, ऐसी एक आवाज वहां दिखती है जिसमें बिल्कुल भी जॉय नहीं है, एक ऐसी लाइफ जिसमें बिल्कुल भी जॉय नहीं था। द ओल्ड लेडी टेल, वो जो बूढ़ी औरत है आगे वो बताती है, यानी एक ऐसी आवाज बताती जो बिल्कुल भी यानी कि जिसमें बिल्कुल भी जॉय नहीं दिख रहा, बिल्कुल ड्रेन्ड, जिसमें जॉय जैसे दब गया है, बहुत ही रूखे स्वर में बताती है क्या, The author that she has not enjoyed even a full meal in her entire life। कितना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, इतनी लाइफ सर्वाइव करने के बावजूद भी एक भी ऐसी रात नहीं आई है जिस रात को उस औरत ने भरपेट भोजन किया हो। यानी कि उन जगहों की इतनी ज्यादा बेटा बदहाल स्थिति है। अब उसका कारण क्या है, डेयरिंग नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग। उसका कारण क्या है कि वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि उन्हें भी क्या करना है, ग्रो करना है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है, ठान क्या यूं कही, उन्होंने मान लिया है, उनका मानना ये है कि हम इसी काम के लिए पैदा हुए हैं, कुछ और हम कर ही नहीं सकते हैं। वन वंडर्स इफ मुकेश फादर हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम। यहाँ पे एक बात और यहाँ पे बताई जा रही है, अनीश जंग पता चलती है। खैर यहाँ पे एक वंडर की बात ये होती है कि खैर मुकेश के फादर ने कम से कम अपनी लाइफ में वो चीज अचीव कर लिया है जो अधिकतर लोग क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं अचीव करने में। तो यहाँ पे यूजुअल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा क्या मुकेश के फादर ने अचीव किया था जो मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या अचीव किया एक्चुअल में, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उनके पास एक मकान था और उस मकान के ऊपर छत था। क्योंकि आपने प्रीवियसली अभी देखा था फर्स्ट पार्ट में, बहुत से लोग ऐसे जो खुले मैदान में रहते हैं, टेंट लगाकर रहते हैं, उनके ऊपर छत नहीं होती। कम से कम मुकेश के फादर ने हार्डवर्क किया, उनके पास कम से कम क्या, एक मकान, एक छत है। And the cry of not having money can be heard in every household of फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद की हर एक घर से आपको एक आवाज कॉमनली सुनाई देगी कि उनके पास पैसे नहीं है। Nothing has changed over the years। हर जगह, हर एक एरिया में कई सारे बदलाव आ गए, लेकिन इन सब एरियाज में आज भी बदलाव, 30 साल के बाद भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। Years of hardships have killed all the hopes of dreams। उनके जो होप्स है, जो ड्रीम्स है, वो जो हार्डशिप, जो हार्डवर्क करते हैं, जो लाइफ स्टाइल है, उनकी लाइफ स्टाइल ने क्या किया है, उनकी उम्मीदों और सपनों को भी मार दिया। यानी कि वो सपने ही नहीं देखते हैं इससे आगे निकलने का। The author asks a group of young men to organize themselves in a cooperative। यहाँ तक कि अनीश जंग ने वहां के कुछ यंगस्टर से बोला कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, भाई आप लोग क्या कर लीजिए, एक कोऑपरेटिव बना लीजिए अपना। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग चूड़ियां क्या करते हैं, बहुत सस्ते दामों बेचते हैं, और वही चूड़ियां मार्केट में जाकर बहुत महंगे दामों बिकती हैं। अगर वही पैसा आपको डायरेक्टली मिलने लग जाए जिस दाम पे मार्केट में जाती है, तब आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो सकती है। तब उसे एक बात पता चलती, व्हाट शी केम टू नो व्हेन शी एडवाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन टू ऑर्गेनाइज अ कोऑपरेटिव। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, तो इसका आंसर यहाँ पे
ये मिलेगा। क्या आंसर मिलता है? शी लर्न्स, उसे पता चलता है द हॉरिफिक ट्रुथ, एक बहुत ही हॉरिफिक ट्रुथ उसे देखने, बहुत ही डरावना एक सच उसे जानने को मिलता है दैट इवन इफ दे गेट ऑर्गेनाइज, उनका ये मानना है कि अगर मान लो हमने सर क्या कर लिया मैम कि हमने अगर कोई कोऑपरेटिव बना भी लिया, दे आर टेकन टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। ये जो बड़े लोग हैं किसी न किसी इलीगल काम के बहाने हमको क्या कर देंगे, फंसा देंगे और हमें कहाँ भेज देंगे, जेल भेज देंगे, या फिर हमको क्या किया जाएगा, वहां पे पीटा जाएगा। देयर इज नो लीडर एमंग देम, क्यों? क्योंकि हमारा कोई लीडर नहीं है, इसी वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर सकते, हम किसी प्रकार का कोऑपरेटिव बना नहीं सकते। नाउ द ऑथर फाइंड्स, जब उसको ऑथर को यानी अनीश जंग को जब ये बात पता चलती है तो यहाँ पे ऑथर को एक चीज और रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है? देयर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ड इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में दो अलग अलग प्रकार के संसार हैं। वन, पहला संसार कैसा है, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन फिरोजाबाद अकॉर्डिंग टू अनीश जंग व्हेन शी केम टू नो अबाउट कोऑपरेटिव्स फ्रॉम द यंग मैन। तो उसे क्या पता चलता है? पहला पहला वर्ड कौन सा, पहला संसार कौन सा है? पहला संसार वो है जो एक्सप्लॉइटेड फैमिली, जो शोषित परिवार हैं, कॉट इन द वर्टेक्स ऑफ पॉवर्टी, जो किसके जंजाल में फंस चुकी हैं, जो पॉवर्टी गरीबी के जंजाल में फंस चुकी है, एंड द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, जिसके ऊपर धब्बा लगा दिया गया है, किसका? जाति का, कास्ट का धब्बा लगा दिया गया है, इन विच दे वर बॉर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ है। पहला तो ये संसार हो गया जो लोग बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, एंड द अदर, और दूसरा संसार कौन सा? विवासियस सर्किल, जो क्या है? बहुत ही जहरीला जो एक झुंड है, ग्रुप है, किसका? ऑफ दोज हु एक्सप्लॉइटेड देम, वो लोग जिन्होंने क्या किया है, इन लोगों का शोषण किया। वो कौन कौन से लोग हैं? साहूकार, मिडिलमैन, पॉलिटिशियंस, लॉ मेकर्स, पुलिसमैन एंड द ब्यूरोक्रेट्स। इन सब लोग की एक अलग दुनिया है, जो लोग क्या कर रहे हैं, इन गरीब लोगों को शोषित कर रहे हैं। These have created such a burden that child accepts this naturally as its father did. अब एक ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना दिया है, दूसरे दुनिया वालों ने, यानी शाहूकार एटसेट्रा, इन लोगों ने मिलकर के, कि ये एक बर्डन इनके ऊपर बन गया है कि जो इनके फोर फादर्स करते थे वही हमें करना है। यानी कि जो गरीब लोग हैं इनके लिए एक ऐसा सिस्टम बन गया कि ये इसके आगे जा ही नहीं सकते हैं, और ये लोग नेचुरली क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें केवल क्या करना है, बैंगल मेकिंग करना है, क्योंकि हम बैंगल मेकर्स के परिवार में जन्मे हैं, हमारे फादर भी बैंगल मेकिंग का काम करते, तो हमें भी यही काम करना है। तो टू डू समथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, और दिक्कत की बात यहाँ पे ये थी कि कुछ और करने का मतलब ये था कि वो क्या दिखाएं, एक डेयर दिखाएं, हिम्मत दिखाएं। और प्रॉब्लम की बात ये थी कि एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, उनका जो पालन पोषण किया है उसमें जो डेयरिंग है, जो हिम्मत लेना है, वो कभी इन बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता है। इनको बस सिखाया ये जाता है कि आपका जन्म इसी कास्ट में हुआ है और आपको यही काम करना है, कोई और काम आप कर नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच में अब यहाँ पे एक उम्मीद दिखाई देती है अनीश जंग को, क्या वो दिखाई देती है मुकेश की। क्यों? क्योंकि मुकेश कुछ हट करके सोच रहा था अपने कस्टम से। द ऑथर filled with joy, यहाँ से कि why author was filled with joy when he listened the statement of मुकेश, तो मुकेश के स्टेटमेंट को सुनती है तब वो खुश क्यों हो जाती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आएगा, तो बेटा आंसर ये होगा, तो ऑथर इज फिल्ड विद जॉय, ऑथर जॉय इसलिए भर जाती है व्हेन शी फाइंड्स दैट मुकेश थिंक्स डिफरेंटली, कि मुकेश की सोच बिल्कुल अलग है, वो डेयर लेना चाहता है, वो हिम्मत लेना चाहता है। जिस लीग पे आज 30 साल से वो उनका समाज चला रहा है उससे हट करके वो अलग काम करना चाह रहे हैं। एंड द बॉय इज फिल्ड विद होप, कि वो जो लड़का है वो नई आशा से भरा हुआ है। हिज ड्रीम ऑफ बीइंग मोटर मैकेनिक इज स्टिल अलाइव इन हिज आईज, उसकी आंखों में जो उसका मोटर मैकेनिक बनने का सपना है अभी भी जीवित है। एंड ही इज विलिंग टू डेयर, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो बच्चा डेयर, हिम्मत करने की सोच रहा है। अनीश आस्क्ड मुकेश, अब अनीश यहाँ से पे मुकेश से एक और प्रश्न पूछती है, क्या इफ यू ऑल्सो ड्रीमिंग टू फ्लाइंग प्लेन, कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाने के स्वप्न देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे जज करना चाहती कि ऐसा तो नहीं वो बोस्टिंग कर रहा हो, केवल बटरिंग कर रहा हो, केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। क्या वो आके यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि उसने दूसरा क्वेश्चन क्यों पूछा, उसने जब भाई जान गई कि वो बच्चा क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तब वहां पे अनीश जंग ने प्लेन्स को उड़ाने की बात क्यों कही। तो एक्चुअल में वहां पे जिनका अनीश जंग का इस प्रश्न को पूछने का मकसद ये था कि वो जानना चाहती थी कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि बस अपनी बटरिंग करने के लिए कई सारे हसीन सपने इनके हैं और बस वो कहने के लिए शब्दों में वो ज्यादा शब्द, यानी कि वो करेगा नहीं। तो ये अब कैसे कंफर्म होगा, लेकिन मुकेश रिप्लाइज इन हिज नेगेटिव, लेकिन मुकेश ने बिल्कुल उत्तर दिया, नहीं मुझे बिल्कुल भी फ्लाइज क्या ड्रीम, मेरा ड्रीम नहीं कि मैं क्या करूं प्लेन्स को उड़ाऊं, यानी कि यहाँ पे वो फिक्स्ड है, उसका एक ड्रीम है, उसी रास्ते पे वो चलेगा। ये बात बिल्कुल अनीश जंग को कंफर्म हो जाती है।
ही इज कॉन्स्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो क्या करेगा, वो अपने ड्रीम वाले कार को क्या करेगा, उसी को कंटिन्यू करेगा, उसी को फॉलो करेगा। एज फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, और वो एक्सक्यूज भी देता है क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम प्लेनें उड़ करके जाती हैं, इसलिए मैं प्लेन्स के बारे में स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, मुझे केवल क्या बनना है, केवल मोटर मैकेनिक बनना। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इट वाज क्वाइट लेंथी, बहुत बड़ा पार्ट था। आई हैव ट्राइड कम से कम समय में आपको इस इंटायर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जाए। मैंने कोशिश ये भी किया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, वहां पे किस प्रकार से आपको सारे आंसर्स को रखनी है। तो आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। तो हाँ, अगर आपको अच्छा लगा देन इट इज माई रिक्वेस्ट, इट इज माई अपील कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए और हार्ड वर्क करूं और अच्छी स्लाइड्स आप लोग के लिए बना करके रिप्रेजेंट करूं। चलिए यार, इसी बात साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।